ठीक है, नमस्कार दोस्तों। ये अपना एक नया लेक्चर चालू करने जा रहे हैं एक नई विधि के साथ, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। अपन देखने जा रहे हैं कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण के युग्म सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि सच बताऊं तो बहुत ही सिंपल विधि है, पर इसमें 2-3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अपन क्वेश्चन में बाद में ध्यान देंगे, पहले स्टेप देखेंगे कि इस विधि को कैसे सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से जो रैखिक समीकरण के युग्म होंगे उसको सॉल्व करने की ट्रिक देखेंगे। चलिए आइए बोर्ड पे आ जाते हैं और आप अपनी प्रतिस्थापन विधि की तैयारी शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में अपने को दो इक्वेशन दिए रहेंगे, कुछ भी इक्वेशन दिए हों, जैसे आप सपोज कीजिए कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये है अपने पास, और एक इक्वेशन ले लीजिए कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। जस्ट सपोज ये दो इक्वेशन किसी भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन ऐसे दिए ही रहेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। जब कुछ अपने पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम पहला समीकरण उठाते हैं। ये अपना स्टेप 1 है। ये मेथड 3 स्टेप में सॉल्व होगी। आप धीरे धीरे स्टेप देखिएगा, स्टेप करने पे अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे कि कोई भी एक समीकरण उठाएंगे। इन दोनों में से कोई भी एक उठा लेते हैं। अपन पहला समीकरण उठाते हैं जो कि अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। कोई भी एक समीकरण उठाएंगे, उसके बाद उस समीकरण को ऐसे प्रतिस्थापित करेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू बचे या फिर y की वैल्यू बचे, पर अपन x से ही शुरुआत करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि x को इधर ही रखेंगे और x के अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल, जो एक्स्ट्रा चीजें थे, सबको प्रतिस्थापित कर देंगे y और। यहाँ पे अपने पास एक ही एक्स्ट्रा चीज दिख रही है जो कि माइनस y है। यदि इसको बाईं ओर प्रतिस्थापित करेंगे तो जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा। तो अपने पास कुछ ऐसा प्राप्त होगा कि x इक्वल टू वाई प्लस 5। ये अपना पहला स्टेप था कि कोई भी एक इक्वेशन उठाना है और उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद स्टेप 2 में आते हैं अपन। चलिए, जब अपन ने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में एग्जाम करेंगे या फिर पुट करेंगे। तो इसको हम पहले समीकरण 3 बना लेते हैं पहले ही। अब जो समीकरण 3 था ये आपका स्टेप 2 है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जो समीकरण 3 का मान था यदि उसका मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कुछ अपने को y की वैल्यू फाइंड होगी। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम करके देख लेते हैं। तो यदि इसका मान जो कि x इक्वल टू वाई प्लस 5 था, इसको अगर हम इसमें रखेंगे तो देखते हैं कैसे होगा। x का मान y प्लस 5 है, तो अपने पास इक्वेशन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो अपने पास x की वैल्यू है तो 2 के जगह पे x की वैल्यू रखेंगे कि y प्लस 5 प्लस 3y इक्वल टू 6। आप देख पा रहे होंगे कि x की जगह पे हमने क्या किया है, तो x की जगह पे x का मान रख दिया है जो हमने समीकरण 3 बनाया था। इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यदि 2 का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे, 2 का गुणा y से करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 2y, और यदि 2 का गुणा 5 से करेंगे अपने पास आ जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद अपने पास है 3y और 6, मान लीजिए एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2y और यहाँ पे 3y है, 2 और 3y आपस में जोड़ देंगे तो अपने को 5y मिल जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने पास आ गया 5y, और यहाँ पे जब 5y आ गया, दोनों को जोड़ दिया, अपने पास क्या बचा 10। अब हम 10 को बाईं ओर प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को तो बाईं ओर प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। यदि हम 10 को बाईं ओर प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ प्लस में हो तो बाईं ओर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 10 कुछ ऐसा करके आ जाएगा। इसको बाकी इधर ही कर लेते हैं, शायद नीचे आ ना पाए, विजिबल ना हो। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं तो अपने लिए अब देखिए ना, अब अपने पास बचा कि 5y इक्वल टू 6 माइनस 10, ऐसा कुछ यहाँ पे बचा हुआ था। अब 6 में यदि 10 घटाएंगे और 10 ऋणात्मक संख्या है जो कि आपस अपने में बड़ी है, तो चिन्ह अपने पास ऋणात्मक ही रहेगा, और 10 में 6 घटाएंगे तो कुछ 4 प्राप्त होगा, और वो कैसा 4 होगा, माइनस के साथ। अपने पास उसके बाद बच रहा है क्या, 5y। जैसे कि इस क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व करना था, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए -4 एज इट इज रहेगा, और जो 5 यहाँ पे गुणांक में था बाईं ओर जाके भाग में चला जाएगा। ये अपने पास y की वैल्यू आ गई। ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। ये अपना सेकेंड स्टेप था, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है और सिंपल स्टेप है। क्या करना है,
ये जो समीकरण 3 हमने निकाला था उस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, जो कि अपना समीकरण ये था, और समीकरण 2 में रखने पे हम y का मान फाइंड कर लेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग करके। ठीक है, जब अपने को y का मान आ जाएगा, अब अपन स्टेप 3 करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये स्टेप 1 बिठा के मैं यहीं पे स्टेप 3 कर देता हूँ। तो अब देखिए जरा, यदि अपन स्टेप 3 पे आए, जब अपन स्टेप 3 पे आएंगे तो ऐसा कुछ करेंगे कि जो y का मान -4/5 था, अब उसको हम x में रखेंगे। y का मान जो है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, जो कि समीकरण 3 हमने कुछ ऐसा बनाया था कि पहले समीकरण को सॉल्व करके हमने समीकरण 3 बनाया था। अब इस y का मान उसी समीकरण में रखेंगे, जो कि अपने पास कुछ ऐसा था कि x = y + 5, ऐसा ही कुछ था। हाँ, आई थिंक ऐसा ही था, x = y + 5। तो चलिए ठीक है, अब इसका मान हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो x = y + 5 है, और हमने यहाँ पे y का मान कितना फाइंड किया है, -4/5। तो x = -4/5 + 5, ये कुछ अपना ऐसा x की वैल्यू फाइंड आ गई। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू सॉल्व करने के लिए अपन फ्रैक्शन निकालते हैं। यहाँ पे 5 अपन में कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 एज्यूम करना कोई गलत नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के हर में यदि कोई नहीं है तो यदि उसमें हम 1 मान लिया तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो इसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व करने जाए तो अपने को 5 और 1 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि 5 और 1 का एलसीएम सदैव 5 ही आएगा। तो 5 से एक बार गुणा होगा तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, और 1 में 5 का 5 बार गुणा होगा तो यहाँ पे 5 और गुणे 5 मतलब 25। अपने पास कुछ ऐसा आ रहा है कि -4 + 25/5। तो 25 में 4 घटाएंगे तो कुछ अपने को 21/5 आएगा। ये हमने सॉल्व किया, जो कि अपनी किसकी थी वैल्यू, x की वैल्यू थी 21/5। अब आप देखिए ना, अपना 3 स्टेप में प्रतिस्थापन विधि सॉल्व हो गया। 3 स्टेप में प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने में हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली। 3 स्टेप में ही अपना ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जितने भी प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं 3 स्टेप पे ही वर्क करेंगे। वो चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितने भी बड़े हो, वो चाहे भिन्नात्मक मान में हो, या फिर √² में हो, या फिर वो दशमलव के मान में हो, अदरवाइज कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस अपने को 3 स्टेप ध्यान रखना है और इन्हीं 3 स्टेप में सारे वर्क करने हैं, तो अपना आंसर एग्जैक्ट आएगा और हमेशा सही आएगा। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपने किसी नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। आइए अब इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस प्रतिस्थापन विधि के हमने 2 अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं, उनको ट्राई करते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन 1 थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी, और थोड़ा क्वेश्चन 2 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसको करने में थोड़ा मजा भी आएगा और उससे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, इसी प्लेलिस्ट में कर लेंगे साथ में। आइए क्वेश्चन 1 के लिए हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन 1 के लिए आप देख पा रहे होंगे कि हमारे लिए 2 अलग अलग रैखिक समीकरण दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं रैखिक समीकरण के, जो कि पहला है कि x + y = 14 और x - y = 4। तो जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो हमने प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के 3 स्टेप बताए थे, जो कि 3 सिंपल स्टेप थी। उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। अपने पास स्टेप 1 था कि कोई भी एक समीकरण उठाना है और उससे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम उठाते हैं पहला समीकरण। तो स्टेप 1 में सॉल्व करेंगे तो पहला समीकरण अपने पास है कि x + y = 14। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको बाईं ओर शिफ्ट कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा मटेरियल अपने पास यहाँ पे आई थिंक y बस है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो y यहाँ पे धनात्मक मान है, दाईं ओर जाएगा तो ऋणात्मक मान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 14 - y ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसी को हम मान लेंगे क्या, समीकरण 3। अपना ये पहला स्टेप था। अब आइए अपन दूसरे स्टेप में आते हैं। अब दूसरा स्टेप यह था अपना कि जो हमने x का मान निकाला था, जिसको हमने समीकरण 3 माना था, अब इस समीकरण 3 को हम अपन समीकरण 2 में रखेंगे, जो अपने क्वेश्चन के साथ दिया गया था। तो ठीक है, इसको हम समीकरण 2 में पुट करते हैं, जो कि अपना x का मान है। तो x का मान पुट करते हैं। समीकरण 2 अपने पास कुछ ऐसा है
कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब अपने पास x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ऐसा ही कुछ था, ठीक है। 14 माइनस बाई एक और यहाँ पे इशू है, 14 माइनस बाई जो सिर्फ x की वैल्यू है, उसके बाद अपने पास एक बाई और है और उसके बाद बराबर में 4 है। तो अपन यहाँ देख पा रहे होंगे, यदि कोष्टक अपन खोले तो यहाँ पे 14 माइनस बाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे माइनस बाई और माइनस बाई जुड़ के 2 माइनस बाई हो जाएंगे, सॉरी 2 माइनस बाई हो जाएंगे। और यहाँ पे अपने पास जो 14 प्लस में था, इसकी हमें यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम बाई और पक्षांतरित करेंगे इज इक्वल टू के, तो यहाँ प्लस में है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 4 माइनस 14। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखिए जरा। अपने अपने क्या किया था कि दूसरे समीकरण में x की वैल्यू पुट की थी, ये अपना दूसरा समीकरण था। दूसरे समीकरण में हमने x की वैल्यू पुट की, x की इस वाली वैल्यू के लिए हमने ये वाला 14 माइनस वाई पुट किया, और ये y अपने जगह पे है, ये माइनस अपने जगह पे, इज इक्वल टू में 4 है। जब इसको सॉल्व करने गए तो अपन को क्या दिखा कि 14 माइनस वाई ऐसे ही रहा, कोष्टक जब खुला तो माइनस वाई वैसे रहेगा, बराबर में 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बाई टू टाइम्स आ रहे हैं, तो जब 2 टाइम्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि माइनस बाई आपस में जुड़ जाएंगे, या 2 बाई आ गया। अब यहाँ पे 14 है जो कि हमें यहाँ पे इसका काम नहीं है, तो इसको हम बाई और पक्षांतरित कर देंगे। बाई और पक्षांतरित करने पे ये धनात्मक में था, तो उधर जाने पे ये ऋण में हो गया, तो 4 एज इट इज है, 14 यहाँ से आया और -2 इसको सॉल्व करने पे हुआ। तो अपन आगे देख लेते हैं कि -2 14 में यदि 4 हम माइनस करेंगे तो अपने को कुछ ऐसे मिलेगा कि -10। अब आप दोनों ओर देख पा रहे होंगे, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इक्वल टू के दोनों ओर, तो ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास वैल्यू बची कि 2y इज इक्वल टू 10, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 10/2, क्योंकि यहाँ पे 2y के साथ गुणांक में है, बाई और पक्षांतरित होगा तो भाग में हो जाएगा। 10 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास 5 आ जाएगा, जो कि y का मान है। ये अपना स्टेप 2 सॉल्व हुआ। ठीक है, अब अपन स्टेप 3 जो अपना है, इसी जगह बची है तो इसी में कर लेते हैं। स्टेप 3 अपने पास क्या था, ये जो y का मान आया था, y का मान अब हम रखेंगे समीकरण 3 में। चलिए रख के देखते हैं। अपना स्टेप 3 है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 अपने पास क्या था, समीकरण 3 था अपने पास, ये था शायद, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई अपने पास ये किसका मान था, समीकरण 3 का। अब इसमें हम y का मान पुट करेंगे जो अभी हमने फाइंड किया है, तो 14 एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहेगा, और y का वैल्यू कितना आया था 5। यदि x इज इक्वल टू 14 में 5 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो अपने कुछ 9 आंसर मिलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अतः समीकरण युग्मों के लिए x बराबर 9 तथा y बराबर 5 मान प्राप्त हुए हैं। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब आप वीडियो पॉज करके सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी फ्लो में। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें डेसिमल में वैल्यूज दी गई हैं, और उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन मैथ्स के जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। चलिए ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं, तो इसको भी रफ ही कर दूं, ऊपर स्पेस ले रहा है फालतू में। तो इसी क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को यहीं से हल करना शुरू कर रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। तो जैसे कि समीकरण अपने पास दिए गए हैं समीकरण के युग, तो पहले हम इनको लिख लेते हैं कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ऐसा कुछ समीकरण का युग्म पहला समीकरण दिया गया है।
अब इसको हम ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपने हिसाब से बना लेंगे, अपने ढंग से, जैसे इसको सॉल्व करने जाए तो हमें मुश्किल ना है। तो अपने ढंग से बनाने के लिए आप यहाँ पे एक बात ध्यान दे रहे पा रहे होंगे कि ये दशमलव में मान है, दशमलव में मान भी सॉल्व हो सकता है पर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहती है। तो इसको हम पूर्णांक में बदल सकते हैं। पूर्णांक बदलने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण में 10 का गुणा कर देंगे। देखिए जब समीकरण में हम 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 0.2x है और 10 का गुणा करने पे अपने को ये 2x मिल जाएगा। इसी तरह 0.3y में यदि 10 का गुणा करेंगे तो अपने लिए 3y मिल जाएगा, और 1.3 में यदि 10 का मल्टीप्लाई या फिर गुणा करेंगे तो अपने को 13 मिल जाएगा। अब ये अपना बन गया समीकरण 1। इसी तरह सेम काम हम दूसरे वाले में भी करेंगे। समीकरण 1 बना है, अब हम इसके लिए दूसरा समीकरण उठा लेते हैं। दिया गया दूसरा समीकरण क्या था अपने पास कि 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन दिया गया था दूसरे समीकरण का। सेम काम इसमें भी करेंगे, दशमलव मान को हम पूर्णांक में बदल लेंगे। चलिए आगे करते हैं। तो यदि समीकरण में 10 का गुणा करने पर, समीकरण में 10 का गुणा करेंगे तो 0.4 है तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये अपना बन गया समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 बना है और ये समीकरण 2, ये अपना पूर्णांक में दोनों आ गया। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी। मैं एक्स्ट्रा मटेरियल मिटाकर समीकरण 1 व 2 को ऊपर लिख दूंगा और उसके नीचे अपन स्टेप बाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे प्रतिस्थापन विधि में हमने स्टेप पे बात की थी। तो मैं इसको रफ करने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ ऐसा था। ये ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर से लिख लेते हैं। समीकरण 2 में ऊपर से लिख लेता हूँ क्योंकि अपन को बाद में मुश्किलें आएंगी। समीकरण 1 है अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, समीकरण 1। और समीकरण 2 है कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये अपना बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 बन गए हैं तो अब अपन स्टेप बाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेप बाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने पास पहला स्टेप क्या था कि कोई भी एक इक्वेशन उठाना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन पहला इक्वेशन उठाते हैं, तो लिखते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 जब उठा रहे हैं तो अपने पास क्या है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ऐसा कि वही अपना रूल कि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी फालतू चीजों को जो फालतू है उनको बाईं ओर रख देंगे। अभी तो करके देख लेते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो 2x अभी इधर ही रहने देते हैं, बराबर के इस तरफ ये 13 भी रहने देते हैं। जो 3y है उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं कि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, तो x के लिए भी x इधर ही रहने देंगे और 2 इसके साथ गुणांक में है तो बाईं ओर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये ठीक है। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये अपनी x की वैल्यू आ गई। अपन ने पहला स्टेप सॉल्व कर लिया बड़ी आसानी से। पहला स्टेप सॉल्व होने के बाद अब अपन सेकंड स्टेप में मूव करेंगे। तो सेकंड स्टेप में मूव करने के लिए अपन की वैल्यू क्या था कि जो अपन x का मान निकालेंगे, ये समीकरण 3 बन गया ना, ठीक है। जो x का मान समीकरण 3 है इसको हम समीकरण 2 में रखें। तो रख के देखते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब एक काम करते हैं, ये शायद नीचे कट जाए तो हम आगे का क्वेश्चन इस पार्ट में कर ले रहे हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 2 अपने पास क्या था कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, कुछ ऐसा था। अब इस x की जगह पे हम समीकरण 3 में जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, इस x की जगह पे उस मान को पुट करेंगे। तो करके देखते हैं। जो 4 एज इट इज रहेगा, x का मान हमने क्या निकाला था कि 13 माइनस 3y अपॉन 2। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ था। ये हमने सिर्फ x की वैल्यू रखी है, ये 4 के साथ। अब उसके बाद क्या है प्लस, आगे 5y इज इक्वल टू 25।
अभी इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो 4 है ये कोष्टक के बाहर है तो इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। यदि 13 में 4 का गुणा करेंगे तो आई थिंक 13 चौको 52, 52 आ जाएगा। ये 4 में 13 का गुणा हुआ 52 आया। और 3y में यदि 4 का गुणा होगा तो अपने पास आ जाएगा 12y, अपॉन में ये 2 रहेगा ही, उसके बाद ये 5y और 25। अब आप देखिए यहाँ पे अपने पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू को अभी सॉल्व करेंगे तब तो अपना काम बनेगा। ठीक है, अब इस फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए 52 और 2 को अलग सेपरेट कर देंगे, 12y और 2 को अलग सेपरेट करेंगे तो अपना ये सॉल्व हो जाएगा। तो करके देखते हैं, 52 बटे 2 कर लेते हैं, बीच में माइनस है माइनस ले लेते हैं, माइनस 12y बटे 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 25। यदि 52 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास 26 कुछ प्राप्त हो जाएगा। यदि 12y में 2 का भाग देंगे तो अपने पास 6y प्राप्त हो जाएगा, माइनस रहेगा। उसके बाद अपने पास क्या है, 5y है और साथ में 25 है। अब इसी इक्वेशन में आप देखिए जरा कि यहाँ पे 6y माइनस में है और 5y प्लस में है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और एक वो जो बचेगा वो ऋणात्मक मान होगा। तो y के लिए हम लिख लेते हैं माइनस y बचा जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया। और यहाँ पे 26 है, अनवांटेड है क्योंकि हमें बाईं ओर इसको ले जाना है तो ले जाते हैं, तो इसके बराबर के बाईं ओर ले जाएंगे तो 25 इधर धनात्मक में ही इधर वाले ही माना और 26 इधर आके ऋण में हो जाएगा। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अपने पास माइनस y है, 25 में 26 घटाएंगे और 26 ऋणात्मक है तो यहाँ क्या कितना बचेगा, -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान अपने पास कितना बचा, 1। अपना स्टेप 2 भी सॉल्व, यहाँ तक दिख पा रहा है y का मान 1 बचेगा। चलिए ठीक है, अपने लिए दूसरा स्टेप भी सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जगह की थोड़ा कमी है, क्या कर सकते हैं धीरे धीरे सब हो जाएगा, और जगह की कमी इसलिए स्क्रीनशॉट की सहायता लीजिए और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो अपन ने समीकरण 3 बनाया था, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे जो कि अपना स्टेप नंबर 3 होने वाला है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में y का मान, अब हमने समीकरण 3 तो मिटा दिया पर हम समीकरण 3 फिर से बना लेंगे, नहीं ये था इसमें रखा था ना अपन ने, तो अपन कर लेते हैं। तो क्या था अपने पास समीकरण 3 कि 13 माइनस 3y/2 कुछ ऐसा x की वैल्यू थी। अब इसमें समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे जो हमने निकाला है, तो रखते हैं। चलिए हमने क्या निकाला है, y इक्वल टू 1, माइनस y और माइनस 1 आया था, दोनों माइनस आपस में सेपरेट होकर कैंसिल आउट होगा तो y इक्वल टू 1 बचा। ठीक है, रख लेते हैं। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3, y इक्वल टू 1, उसको भी रख लेते हैं, बचा यह 2। तो यहाँ पे 13 ही रहेगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 ही आएगा, इधर बचेगा 2। अब 13 में 3 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 बटे 2 आंसर आया 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि x का मान कितना आ गया 5 और y का मान 1। ये क्वेश्चन अपना यहीं पे सॉल्व हुआ। अतः समीकरण युग्म के लिए क्या बन रहा है कि x बराबर 5 व y बराबर 1 मान है। अपना ये क्वेश्चन यही सॉल्व हुआ। अब थोड़ा 2 मिनट मेरी बात सुनिए। प्रतिस्थापन विधि से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए जहाँ पे अपने लिए इक्वेशन डायरेक्ट दिए गए हैं, तब तो हमने कर लिया। अब ऐसे कुछ और कंडीशंस आने वाले हैं जहाँ पे इक्वेशन डायरेक्ट या फिर युग्म नहीं दिए रहते हैं, वहाँ पे कुछ कंडीशंस दी रहती हैं, तो हमें उन कंडीशंस को पहले इक्वेशन में फाइंड करना होता है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आगे वाले जो 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरह के बेस्ड होंगे कि वहाँ पे अपने लिए भाषा में कोई ना कोई प्रश्न दिया रहेगा, हिंदी भाषा या फिर इंग्लिश भाषा में, तो उसे हमें कंडीशन के हिसाब से समीकरण में कन्वर्ट करना है और समीकरण कन्वर्ट करने के बाद ही उसको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप नीचे कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, और यदि आपको और कोई क्वेश्चन जानना है इस बारे में या फिर और कुछ क्वेश्चन पढ़ने का मन है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।